मानस शक्ति केंद्र की पूरी टीम आपका हार्दिक स्वागत करती है। मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। हम आपकी ग्रेट एक्सपीरियंस से काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम जानवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री कृष्णा मानस शक्ति केंद्र के ऊपर। और आपने इतना बहुमूल्य टाइम और वो भी सुबह सुबह हमारे लिए दिया है। तो बहुत सारा जो ना आपसे नॉलेज मिलने वाली है और इंडिया के बहुत सारे बच्चे वंडर गर्ल जो ना बनने वाले हैं, जो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस सेशंस के अंदर। बात कर लो। तो आपका बहुत बहुत जो ना स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। और आपकी की लर्निंग्स यहाँ से लेने वाले, और हमारा मेन मोटो यही था कि जैसे मेरे पास में एज ए काउंसलिंग के लिए बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं और उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे जानवी शुरू हो चुकी है 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास के बच्चों के अंदर भी। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई को लेकर रोते रहते हैं। वो बोलते हैं कि एग्जाम जैसे आते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम ना खेल पाते हैं, ना हम पढ़ पाते हैं, टीचर्स इतना काम दे देते हैं कि उसका इतना प्रेशर हमें फील होता है कि वो रोते रहते हैं। मतलब एग्जाम में उनको आता है लेकिन उसकी टेंशन से वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पहले तो आपकी पृष्ठभूमि के बारे में। सभी को ऐसे तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि आप एक गांव से बिलोंग करते हो, फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, ताकि एक मैसेज जो लोगों के मन में होता है कि हमें अगर बहुत कुछ अचीव करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी सिटी, बहुत बड़ा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो वो चीजें आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। शहर से शुरू होता है तो शहर मालपुर का फिर मैं समालिका में आपको से 4 से 5 किलोमीटर आ गया। फिर जब करीब मैं हरियाणा में मेरे नेबर को हर कोई है बोलता है इनको आए क्योंकि ऑब्वियसली तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इतनी एनवायरमेंट चाहिए, स्पेशल एनवायरमेंट मेरे आसपास या फिर पापा जो सिचुएशन एक चीज तो नहीं है एनवायरमेंट को आपकी रिसर्च है, आपका पैशन है, मेरे पास मेरा एनवायरमेंट ऐसे है। I think it's like it's you way more passionate. You always try hard to learn, and that's fine. It's simple. Change your internal mind from there. तो वेरी गुड दानवी, आपसे हमें ये जानने को मिला कि आपके बाहर के एनवायरनमेंट से ज्यादा आपका इंटरनल एनवायरनमेंट को आपने चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ये इंटरनल एनवायरनमेंट आपका चेंज होगा तो आउटर एनवायरनमेंट के अंदर आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रूथ है। और इसी के ऊपर हमने कई सारी चीजें और भी चेक किया। अभी कलकत्ता की एक लड़की जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहती थी, उन्होंने आईएएस ऑफिसर के को क्वालिफाई किया, वो उसके अंदर पोस्ट के अंदर गई। सभी लोग मजाक करते थे उसका, लेकिन उसने अपने इनर एनवायरनमेंट को चेंज कर लिया था। बाहर जो उनके साथ में चल रहा था वो इतना मायने नहीं रखता कि यानी कि एक गांव का बच्चा भी अगर ये डिसाइड करे कि जानवी की तरह मेरे को आगे बढ़ना है, वो बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण रोल उसका खुद का होता है, पेरेंट्स से ज्यादा रोल, टीचर से ज्यादा रोल। अगर एक बच्चा ये डिसाइड करता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आई थिंक सारे रास्ते उसके लिए बनते चले जाते हैं।
तो जानवी, अभी हम जो ना डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ा सा वॉइस का कहीं ना कहीं आपकी वॉइस में इशू आ रहा है। मैं 1 मिनट यहाँ से हमारी टेक्निकल टीम चेक कर रही ताकि अच्छा हो सके। और दोस्तों, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि जानवी गूगल वंडर गर्ल है और पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जानवी को जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, हर जगह पे जानवी का नाम है। और आज बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो ट्रेनर हैं वो जानवी को फोन करके बुला रहे हैं, चाहे संदीप महेश्वरी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे डॉक्टर उज्जवल पाटनी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे विवेक बिंद्रा जी का प्लेटफॉर्म हो। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जानवी गई है और वहां पे सभी बड़े ट्रेनर ने जानवी से जानना चाहा। और इवन उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी वो चाहते थे स्पेशली। बीएसआर साहब ने बोला कि मैं मेरे बच्चे को स्पेशल लेके आया हूं कि जानवी से मिलवाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज हिंदुस्तान के अंदर जो टॉप ट्रेनर हैं, जो टॉप अपना काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, इवन विदेशों के अंदर भी, वो जानवी को कहीं ना कहीं उनके बच्चे वो खुद फॉलो कर रहे हैं। हमें खुद को पता नहीं होता है, कई सारे प्रोग्राम के अंदर मैं जानवी के साथ में गया हूं तो हमें पता चलता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम पिछले 4 साल से जानवी की फोटो देख रहे हैं, पिछले 5 साल से हम जानवी की फोटो देख रहे हैं, मेरे बच्चे फॉलो करते हैं। जैसे हमें पता चला कि जानवी आ रही तो हमारे बच्चे भी आए हैं मुंबई से, कलकत्ता से, दूर दूर से। जब भी दिल्ली के अंदर कोई प्रोग्राम होते हैं आसपास में, वहां से दोस्तों बच्चे अपने पेरेंट्स उनके साथ में लेकर आते हैं। और आज ये वंडर गर्ल का सफर जानवी का कैसे शुरू हुआ, वो पूरी जर्नी जानवी हमारे साथ में डिस्कस करेगी कि इंग्लिश के ऊपर, जैसे पापा ने बताया था जानवी के कि मेरे को ये सीखना था लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको कमी महसूस कर रहा था, तो फिर वो बच्ची के मन में हमने आया कि हमारी बच्ची अगर ऐसा कर लेती है तो वो चीजें जानवी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंग्लिश की जर्नी इतनी कम उम्र के अंदर, जैसे हमारे तो लोग एमए कर लेते हैं, इवन हमारे बड़े बड़े कंपनियों में चले जाते हैं हरियाणा के व्यक्ति, वहां पे भी उनका जो हरियाणवी टोन है वो आप आराम से बता सकते हैं। एक व्यक्ति 26 ईयर से फॉरेन में रह रहा है, न्यू जर्सी में रह रहा है, वो कहीं टोरंटो में रह रहा है, लेकिन उससे आप बात करेंगे ना तो उसकी टोन से आप पता लगा लेंगे कि ये हरियाणवी है, ठीक है ना। तो आपने कैसे, मतलब इस एनवायरमेंट के अंदर जहां गांव का एनवायरमेंट था, अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किया? बहुत सारे चैलेंजेस आपको आए होंगे, तो ये इंग्लिश की जर्नी कैसे शुरू हुई जानवी आपकी? मुझे सारी चीजों का जो सोर्ट होता है वो सिर्फ प्रैक्टिस होता है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज को लेकर, आप उतना ही उस चीज में ग्रो करते रहते हैं। सो द सेम थिंग हैपेंड विद मी। जैसे इंग्लिश तो आ गई थी जब मैं 7-8 साल की थी इंग्लिश, तो उसके बाद मेरे जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू स्पीक, मैं बीबीसी न्यूज देखती या फिर सीएनएन न्यूज देखती, तो उसमें ना उनका अलग अलग एक्सेंट होता था। तो मैं उस टाइम बहुत सारा ये देखती कि अपने आप को खा गए या अपने पीको खा गए। सो व्हाट टू डू, इस चीज को कैसे सीखा जाए? तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पर भी गए, पर हर कोई ये कहता था कि जानवी अभी छोटी है, हमें सिखा सकते हैं, या फिर हम तो एक्सेंट सिखाते रहेंगे। एंड आई कैन वेरी आल्सो वेरी प्राउडली से कि मेरे से पहले कोई ऐसा नहीं था जो एक्सेंट बोलता हो या फिर एक्सेंट सिखाता हो, या फिर इंग्लिश का भी कोई इतना ज्यादा क्रेज था नहीं उस टाइम पे। सो व्हाट आई डिड वाज प्रैक्टिस, कि आप कितना भी टाइम बाहर कहीं कुछ भी हो जाए, आप खुद करेंगे जब तक आपको एक्सेंट नहीं आने वाला। फर्स्ट आई यूज्ड टू मिमिक, जैसे मैंने बीबीसी न्यूज़ देखी तो मैं सबसे पहले उसे मिमिक करती थी। मिमिक करने के बाद उसमें परफेक्शन चाहिए थी, तो परफेक्शन के लिए मैंने फोनेटिक्स सीखना शुरू किया। जैसे डिक्शनरीज में मैंने फोनेटिक्स नॉर्मली वैसे एमए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, मैंने ये सब सीख लिया था जब मैं 8 साल की थी। सो व्हेन आई वाज 8 इयर्स ऑफ एज, तो उस टाइम से मैंने फोनेटिक्स पे अपना काम करना शुरू किया कि इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, अच्छा ये वाला सिंबल जो है ये सीएच का है, ये टीएच का है, तो इसके लिए प्रोनाउंसिएशन ऐसे बोली जाएगी। सो आई यूज्ड टू मिमिक, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस द होल डे। अगर मैंने अभी ब्रिटिश एक्सेंट बोलना है तो मैं पूरा दिन ही ब्रिटिश एक्सेंट में बोलूंगी, अगर मैं अमेरिकन एक्सेंट सीख रही हूँ तो मैं पूरा दिन अमेरिकन एक्सेंट में सीखूंगी। सो द थिंग वाज कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, आप उस चीज में अपने आप को कितना ज्यादा इमर्स कर लें। काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उन्हें लगता है लैंग्वेज या फिर वो कोई भी एक्सेंट सीखना चाहते हैं तो वो एक दिन में अगर 30 मिनट प्रैक्टिस करें तो उन्हें आप तो उनको आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। इस तरह की अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 years अगर आप ऐसा करेंगे 30 मिनट दे रहा है, 30 मिनट दे रहा नहीं। लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, एक्सेंट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जब भी कोई बोलने वाली चीज होगी, इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप उस चीज को कितना बोल है पूरा दिन। सो फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग टू द मोमेंट यू स्लीप, आपको पूरा टाइम इंग्लिश में ही बिताना है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हम तो बोर हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर आप बोर हो जाते हैं, इट्स नॉट फॉर यू, you really have to, you do not have to be so hard on yourself, but at the same time you really have to be passionate about learning it.
अगर आपके अंदर पैशन है तो आप बोल नहीं होंगे, अगर आपके पास पैशन नहीं है तो आप डेफिनेटली बोलोगे थोड़ा देर इंग्लिश में अपने आप से कैसे बोले, क्योंकि अब क्या होता है आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो कोई होगा नहीं, या मेरे पास नहीं होगा कि मैं किसी के साथ एक्सेंट नहीं बोलूं, तो मैं अपने आप के साथ बोलूंगी व्हेनेवर आई यूज्ड टू थिंक या फिर व्हेनेवर आई यूज्ड टू हैव अ मोनोलॉग, तो मैं उसी को एक्सेंट में बोलती हूँ। सो द थिंग इज कि आप जितना ज्यादा सोच रहे हैं स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर लर्निंग एन एक्सेंट, तो आप जब भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, रीडिंग की हैबिट, 3 minutes reading, सुबह उठ के आपने 20 मिनट रीडिंग करी, फिर दोपहर में 20 minutes reading, then at the same time सुबह से reading, तो 1 घंटे की रीडिंग तो आपकी ऐसी होगी। You don't have to do everything in one go, आप उसको चंक्स में जो है बांट सकते हैं और फिर उसके बाद you have to start speaking, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आपको जाएगी। ओके, तो जानवी आपने प्रैक्टिस बहुत की। आई थिंक माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो आपने जानवी बहुत सारी प्रैक्टिस किया है जिसकी वजह से हुआ है आज जो भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वो एक ही चीज देखते हैं कि आप कितने दिन में सिखा दीजिएगा, कितने घंटे का कोर्स है। उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि आप बताइए कि मैं अगर 30 आवर्स में दे दूंगा मैं सीख पाऊंगा क्या। और आजकल बड़े बड़े बोर्ड्स दिख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर ऐड आती हैं जो ऐसे लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, सीखिए 30 घंटे में इंग्लिश बोलना, ठीक है। तो उसके चक्कर में आके बच्चे क्या करते हैं, उसमें एनरोल कर लेते हैं। एनरोल करने के बाद में फिर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि जो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं या फिर कुछ लोग ऐसा ऑफर देते हैं अपने कोर्स को बेचने के लिए, तो दोनों के लिए क्या आपका आंसर रहेगा जानवी? मुझे ऐसा लगता है कि सारे भी लोग होते हैं घंटे में कह देते हैं हम इंग्लिश सिखाते हैं या फिर हम 40 घंटे में इंग्लिश सिखाएंगे। आई थिंक वो बेसिक्स तो डेफिनेटली कवर कर देते हैं, बट वही चीज एट द एंड ऑफ द डे आप प्रैक्टिस कितनी करवा रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। 30 घंटे में इंग्लिश बोलना जो इट्स नॉट अ मैराथन कि आप एकदम से ओवरनाइट आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, क्योंकि एक तो हमारा नो परफॉर्मेशन भी कुछ भी काम नहीं कर पाता साइड। But I definitely think कि अगर आप 3 घंटे इंग्लिश सिखा रहे हैं तो डिपेंड नहीं करता अगर आप 30 घंटे को सारे बेसिक्स कवर करके, हालांकि एक दो में इतना कोई नहीं कर सकता। आप डेली की 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, हाँ ये हो सकता है कि आपने 30 दिन की क्लास ली और आपने पूरा वक्त दिया उस चीज पे कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश इज वन में जो कॉन्सेप्ट आपने एक कॉन्सेप्ट आज सिखाया, फॉर एग्जाम्पल आपने आज पैराग्राफ बनाने का कॉन्सेप्ट सिखाया, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सिखाया, तो आप पूरा दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप नहीं कर रहे तो 30 घंटे में इंग्लिश नहीं आएगी, यू नो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और सेम गोस फॉर एक्सेंट कि आप ऐसे नहीं सीख सकते कि हाँ हमने 2 घंटे दे दिए, नाउ वी नो एक्सेंट्स, नाउ वी आर मास्टर ऑफ इट। दैट्स नॉट गोना हैपन। द थिंग इज आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। अब क्या होता है, नाउ आई हैव एन ऐप डेवलपमेंट लैंग्वेज व्हिच इज ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, बेसिक इंग्लिश, इंटरमीडिएट इंग्लिश, एडवांस्ड इंग्लिश, बेसिक फ्रेंच, जापानीज, स्पैनिश, सबके कोर्सेज। अब वो कोर्सेज में अब एक ब्रिटिश एक्सेंट के कोर्स में अप्रोक्सीमेटली 50+ वीडियोस हैं। तो उन वीडियोस को देखने के बाद अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे होते हैं जो 3 दिन में उन वीडियोस को देख लेते हैं और देखने के बाद उनका कॉल आता है हमें तो बोलना आया है। वो बोलना ऐसे नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जो मैंने वीडियोस में सिखाया है, जो आप आपके टीचर सिखा रहे हैं, तो उन चीज को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बात बोलती हूँ, नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस। नाउ अब आपको पूरा दिन ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं फॉर टैलेंट, अगर आप 3 दिन में आपको ये लग रहा है कि आप सारी 50+ वीडियोस देखते हो फिर आपको कि आप सारी की सारी वीडियोस आपने देखी और ऑल ऑफ अ सडन यू आर अ वेरी फ्लुएंट ब्रिटिश स्पीकर। It's not gonna happen. You have to practice very well. आपने अगर आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा, उस छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए आपको 2 से 3 दिन लगाने पड़ेंगे उसके लिए परफेक्शन लाने के लिए। एंड दैट जब आप बार-बार उस चीज पे काम करेंगे। सो डोंट स्टॉप एट द एंड ऑफ द डे, इट्स ऑल प्रैक्टिस। कि आप उस कॉन्सेप्ट को कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को या फिर वॉवेल साउंड को, जो भी साउंड आप उसको कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू लर्न इट। तो जानवी, जो बच्चे वीडियो देखते हैं, चाहे YouTube से देखते हैं, चाहे आपके कोर्स परचेज करते हैं या बाकी जो ट्रेनर के कोर्सेज परचेज करते हैं, तो उनके लिए वो 30 घंटे या वो 50 घंटे काफी नहीं है। उसको उससे 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके उनको इंग्लिश आएगी। नहीं तो उनके मन में अगर आप 30 घंटे ही मानकर चलते हैं, इट्स नॉट गोना हैपन। तो यहाँ पर जानवी मेरे को एक मन में बात आती है कि जैसे हुसैन बोल्ट को देखते हैं हम,
वो कुछ सेकंड के अंदर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। 9 सेकंड समथिंग के अंदर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि हुसैन बोल्ट ने हमें बता दिया ऐसे दौड़ना है, ऐसे चलना है, और 9 सेकंड के अंदर हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लें, लेकिन उसके लिए वो डेली 10 घंटे 12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू 10 से 12, 9 सेकंड के लिए 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि अगर वो इंग्लिश में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो वो 10 टाइम्स मतलब उसकी प्रैक्टिस करें। अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसको कम से कम 10 घंटे उसने प्रैक्टिस करनी है मिनिमम, तब जाके उसकी परफेक्शन जाएगी, तब जाके उसको ये लगेगा उसके अंदर का फोबिया। नहीं तो क्या होगा, उसने कोर्स लिया है, उसने ट्राई किया, उस टाइम पीरियड के अंदर उसका हुआ नहीं, उसके मन में और मतलब ऐसा फोबिया चला जाएगा कि इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तो इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की जो नंबर 1 गूगल गर्ल है उससे उसका कोर्स परचेज करके देख लिया, मेरे तो ऊपर से जाती है, मेरे से हो नहीं रहा। एक्चुअली में उसने प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं किया है, जिसकी वजह से ये चैलेंज उसके साथ में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जानवी ने बताया कि अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को फॉलो करेंगे तो उनको डेफिनेटली वो इंग्लिश को जो ना शेयर कर पाएंगे, इंग्लिश को समझ पाएंगे और आगे उसके अंदर परफेक्ट हो पाएंगे। तो जानवी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी जर्नी रही है, इस जर्नी के अंदर आपने शुरुआत किया, इसके अंदर आप आगे बढ़े, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, आपके गांव के अंदर भी, आपके शहर के अंदर भी, और आपके आस पड़ोस के बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी, आपके इवन जो क्लास के बच्चे थे वो भी बहुत कुछ बोलते होंगे। तो उस चीजों को आपने कैसे हैंडल किया जानवी, किस प्रकार से आप उन चैलेंजेस से बाहर निकले, क्या क्या चैलेंजेस आपको आए? जब तक चैलेंजेस नहीं आएंगे तो कुछ मजा नहीं आता है। अब जब तक ये चीज होती है कि पर मैं डेफिनेटली ये जरूर कह सकती हूँ कि जो चैलेंजेस को ओवरकम करने में डेफिनेटली बहुत सारे लोग होते हैं कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो किसी ने आपको रोक दिया, या कोई नॉर्मल चैलेंजेस ये कि आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है। सो ये चैलेंजेस को ओवरकम करना ही आपकी एक जर्नी बनाता है। सो अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे किसी की भी लाइफ में, सो इट्स नॉट गोना बी कि हाँ आपने एक जर्नी बनाई है, तो आपको सारी चीजें करनी। सो मेरे साथ ऐसा डेफिनेटली नहीं था, एंड चैलेंजेस ओवरकम करना इज you know, it's a very good thing and very, I can definitely say कि हाँ मेरे पास में challenge आया, मुझे सीखना है कि अब मुझे लोगों ने भी कहना शुरू किया हुआ है यार something like that। तो ऐसे सब चीजें भी बहुत आई, तो उन चीजों को सुनने में और फिर अब बनने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमारे देश में अपना भी वर्ल्ड की बात है जिसको नाम है। सो मैंने उस चीज पे काम किया। अगर लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया तो हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की चीज डेफिनेटली होती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। हर किसी भी क्रिटिसिज्म देने का तरीका जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पर अगर आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 तरीके होते हैं, चाहे तो आप नेगेटिव चीज को नेगेटिव ले लीजिए और फिर सैड एंड डिप्रेस्ड जो सारी चीजों को लेकर, या फिर आप इस नेगेटिव चीज को पॉजिटिव ले लीजिए कि हाँ अगर उसने बोल दिया उसके बोलने का तरीका पहले नेगेटिव हो, पर कहीं ना कहीं वो चीज पॉजिटिव में बदल सकती है। उसने जो भी बोला हम उस चीज पे काम कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गो आउटसाइड विद दैट, लो आई हैव डन दिस, वी वर टेलिंग मी अबाउट आई हैव लिटरली डन दिस। सो द थिंग इज कि आप उस चीज को किस तरीके से ओवरकम कर रहे हैं, आप उस चीज को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। द सेम गोज फॉर मी। जब मेरे को लोग कुछ भी कहते थे कि हाँ ज्यादा अंग्रेज ना बन, या फिर कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा, कोई वो छुपारा नहीं मिल रहा, तो उन सारी चीजों को मैंने ओवरकम किया वेरी पॉजिटिवली। क्रिटिसाइज करते हैं कि आप इंग्लिश बोलने कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेंट बोल कर दिखाओ, या फिर तुमने एक्सेंट को सिर्फ तुमने किया, परफेक्शन कहा है, तो उनके बोलने का तरीका कुछ भी हो, पर मुझे तो एक आइडिया मिल गया ना कि हाँ इसमें परफेक्शन लेकर आनी है, तो मैं उस परफेक्शन को लेकर आई। एंड सेम गोस फॉर एवरीबॉडी कि अगर आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं तो नहीं मैं फाइट का ओवरकम दैट, आपको वही और मजा आएगा उस चीज के बारे में रिसर्च करने में कि हम आगे क्या कर सकते हैं। So make sure whenever you face any challenges, make sure to face it with a very positive outlook, and that's how you just overcome every single thing. तो जानवी, आपने बताया था कि हमें पैशन होना चाहिए, अगर हमारा पैशन है तो उसके अंदर हम बोर नहीं होंगे, उसके अंदर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के टाइम पे तो हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा ये भी चैलेंज आ रहा है, इवन पेरेंट्स भी ये खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि मेरा पैशन क्या है, मैं कैसे। तो आप इसमें कैसे आप हेल्प कर सकते हो हमारे पूरे देश के उन बच्चों की कि वो कैसे आइडेंटिफाई करें उनका पैशन कैसे? मुझे ऐसा लगता है काफी सारे जो 10th 11th बच्चे होते हैं उनका ऑलरेडी पैशन बन चुका होता है, वो गाना गाना या फिर एक्टर बनना, नाचना। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि मेरा भी गाने गाने का शौक है, पर काफी सारे बच्चे ये नहीं देख पाते
चीज़ में मेहनत भी करें, उस चीज़ में एट द सेम टाइम आपको किन चैलेंजेस से निकलना पड़ेगा। अगर आप सारी चीज़ों का पता है अच्छा बिल्कुल आप करिए उस काम को। पर मुझे ध्यान जब मैं अभी काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास अपने बच्चों को लेकर कि मेरा बच्चा जो है ना वो सिंगर बनना चाहता है और वो और कुछ काम करता ही नहीं, मेरा बच्चा एक्टर बनना चाहता है वो और कुछ काम करता ही नहीं है। द थिंग इज कि आपका पैशन हमेशा एक चीज में कब बनता है जब आप किसी चीज में पूरी की पूरी अपनी रिसर्च लगाते हैं। कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको बिकम लाइक एन एस्ट्रोनॉट फॉर एग्जाम्पल, तो उस एस्ट्रोनॉट बनने के लिए भी आपको पूरी की पूरी रिसर्च चलानी पड़ेगी। आपको पूरा गूगल बुक्स से क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या जॉब्स होती है, कितने फील्ड्स होते हैं उस चीज में, उस फील्ड में आपका फील्ड होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट आएगा। तो आप पूरी रिसर्च करके जब भी आप करते हैं तो आपका पैशन जो है वो बनता ही बनता है। अगर आप इस चीज में ब्रेन इतनी है, इस चीज में पैसा इतना है, इस चीज में लोग हमारे आप ये जो देखिए पैशन है दैट इज नॉट पैशन। क्या होता है कि वो थोड़े दिन के लिए रहता है, फिर आप रियल लाइफ में आ जाते हैं ना, फिर रियलिस्टिक गोल्स में आ जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, फिर आपके पास वो पैशन नहीं रहता। कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट रोल आउट देयर क्या जिस बात में अपने बच्चे से बात करें उसका इंटरेस्ट उस चीज में आएगा। मेरी बात में हमेशा इंटरेस्ट करने में मेरे बात करूँ, मेरा इंटरेस्ट उस चीज में आ गया क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता आगे जाके हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आप किस बारे में उससे बात कर रहे हैं, उस चीज में उसका इंटरेस्ट बनेगा। सो इट्स वेरी सिंपल कि बाहर से आप स्टार्ट करेंगे। हाँ, आप अगर आपसे एस्ट्रोनॉट के बारे में बात करें तो उसका इंटरेस्ट उसी चीज में बनेगा। कितनी ज्यादा बात कर रहे हैं आप, रिसर्च उसी चीज के बारे में कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे उस चीज में बनेगा। पर अगर वो अपने आप से पर वो अपनी पूरी रिसर्च करके इंटरेस्ट बनाएगा, दैट्स नाइस। अगर वो ऊपर से पैसा बहुत है, फेम बहुत है, उसके साथ साथ वेल्थ इतनी है, फन इतना है, तो अगर वो ये सारी चीजें पैशन बना रहा है तो वो 2-3 हफ्ते में अपने आप ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर रियल लाइफ में आएगा, रियलिस्टिक गोल, इसमें सारी मेहनत भी लगती है, इसमें ये भी होता है, इसमें वो भी होता है। सो मेक श्योर कि आप किसी भी फील्ड में जाने से पहले आप रिसर्च करें। 10th से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, ओए तुम लोग मैं तो आर्ट्स लेगा, मैं भी आर्ट्स लेगा, तो ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। सो वो हमारा मेन गोल होता है। पर तो सिमिलर हमें रिसर्च करनी चाहिए। आर्ट्स में क्या है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और आपको किस तरीके के सब्जेक्ट्स में कुछ स्टूडेंट्स हमसे मैंने देखे और काफी बढ़िया लगता है मुझे देख के कि उनका गोल है ना ऑलरेडी सेट होता है कि हमें नीट करना है या फिर हमें आगे सब्जेक्ट में जाना है। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी ग्रेट। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे होते हैं कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा एंड ऑल दैट स्टफ एंड दैट्स नॉट गुड। तो आप जब भी आप 10th स्टैंडर्ड में होते हैं मेक श्योर कि आप अपनी पूरी रिसर्च करें एंड स्पेशली व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक ना एक चीज आपको इससे जरूर ठीक करेगी कि हाँ ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है या फिर उस चीज में मैं और आगे जा सकती हूँ या फिर जा सकता हूँ। एंड मेक श्योर यू कैच दैट थिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। दैट्स हाउ यू डू इट। थैंक यू जानवी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने पैशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पेरेंट्स उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर पेरेंट्स जैसे शुरू से ही किसी भी टॉपिक को बच्चे के सामने जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि इसके अंदर ये चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें, तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। आपने बताया कि पापा ने आपके साथ में जो बातचीत किया उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप हुआ और उसको आपने फॉलो करना शुरू किया। तो मेरे पे यहाँ पे एक बात याद आती है, एक मनोवैज्ञानिक है वाटसन, वो एक बात बोलते हैं कि आप दुनिया के किसी भी बच्चे को मेरे पास में ले आइए और आप उसको जो बनाना चाहते हैं मैं उसको वो बना दूंगा। तो ये मतलब यहाँ पे ट्रूथ निकल के आया सामने कि बच्चे को आप जो बनाना चाहते हैं, बच्चे को जैसे आपने बताया कि उसको पता नहीं होता मुझे कहाँ पे जाना, लेकिन पेरेंट्स जिस प्रकार से चीजों को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, उन चीजों को बताते हैं, रिसर्च के साथ में अगर बताते हैं, बच्चे को अगर ऊपर से बताएंगे तो बच्चे के मन में डाउट होगा, वो क्वेश्चन करेगा, वो उसको फॉलो नहीं करेगा। अगर पूरी रिसर्च चीजें आप उनके साथ में रखेंगे बच्चे का, तो स्टार्टिंग से अगर हम वो काम शुरू कर देते तो बच्चा उन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तो जानवी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे मैंने बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स आज जो ना डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है आज के टाइम पे वो यही आ रहा है कि टीचर इतना काम करवाते हैं और ट्यूशंस का इतना सारा वर्क होता है, हम ना टीवी देख पाते हैं, ना हम फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, हम कैसे मैनेज करें। वो रोते रहते हैं, मेरे पास में लेके आते हैं, 11th में बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, बोला हमारी बच्ची रात दिन पढ़ती है, बोलती मेरे 2 नंबर कम आ गए और मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे को कैरियर की चिंता हो रही है। तो वो बच्चे इस प्रकार से इतना हो गए कि टीचर्स ने मैं 2 दिन स्कूल में नहीं गई तो टीचर ने इतना सारा काम करवा दिया, मेरा काम इतना पेंडिंग,
इतना पेंडिंग हो गया, तो इस कंडीशन में बच्चे कैसे मतलब जो ना अपने आप को रिकवर करें। तो मैं आपका एग्जांपल देता हूं कि जानवी ने देखिए 12 साल के अंदर जो ना 10 साल में 10वीं कर लिया था, 13 साल में 12वीं कर लिया था। तो जानवी कर सकती है, तो क्या बाकी बच्चे भी कर सकते हैं? जानवी, मैं आपके मुंह से, हाँ, आप इसका अच्छे से आंसर करेंगे तो मैं अगर बताऊंगा तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका आंसर दोगे तो अच्छे से जो ना बच्चे समझ पाएंगे कि हर बच्चा जो ना जीनियस है और हर बच्चा ऐसा कर सकता है। इवन उसके पास में बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए भी टाइम बच सकता है अगर वो अपने माइंडसेट को इस प्रकार से सेट कर ले तो। देखिए, कहना मेरे पापा का कि 11वीं पढ़ने वाला बच्चा तो आसमान में छेद करते हैं। सो आप 11 घंटे पढ़ तो रहे हैं, 12-13 घंटे पढ़ तो रहे हैं, और उसका आप स्किल्स कितना है, आपने उस चीज में सीखा कितना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई जब भी बोलता है मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 17 घंटे पढ़ता हूँ, अगर आप 17 घंटे सीरियसली पढ़ लेंगे तो यूपीएससी जैसी चीज आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप इतना टाइम पढ़ रहे हैं। आप उस चीज को लेकर सीरियस कितने हैं। आपने 16 घंटे में अगर आपने 3 घंटे मन लगा के पढ़ा है तो आप ऑनेस्टली तो आप 3 घंटे ही पढ़ी है। बाकी आप किताब लेके किताब लेके बैठे रहेंगे और आपने तो अगर आप बाकी घंटे आप बैठे रहिए और आपने कुछ नहीं सीखा उसमें, अगर आप ऐसे आप बार-बार उस पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, तो आप इस चीज को प्रेशर ही मान लीजिए, क्योंकि बार-बार आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, यार ये चीज समझ नहीं आ रही, तो आप एक चैप्टर के ऊपर 4 से 5 घंटे लगाए जा रहे हैं। फिर आप उस चीज को लेकर आप उस चीज को फोकस कितना कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कितना दे रहे हैं। तो अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे दैट इज वेरी इनफ। मेरे पापा हमेशा की बात कहते हैं कि अगर तुम 12 से 13 घंटे पढ़ते हो तो तुम तो 4-5 घंटे में ना समझ नहीं जाओगे, तुम इतनी रिसर्च कर सकते हो। 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग, और 12 से 14 घंटे तुम्हें वेरी सीरियसली, इट्स लिटरली नॉट अ जोक। तो आप 12 से 14 घंटे में आप सीरियस कितना पढ़ रहे हैं। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप पूरा साल 365 डेज, आप पूरा का पूरा साल एक बुक में मैक्सिमम कितने चैप्टर्स होते हैं? 15 से 16, आप 15 चैप्टर पढ़ते हैं 365 डेज में, और फिर वो सब करने के बाद भी आप 70 मार्क्स 80 मार्क्स कितने पे रह जाते हैं? मतलब आपको 15 चैप्टर करने के लिए आपको 365 डेज मिलेंगे, और फिर भी आप 70-80 मार्क्स पे रह जाते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? फिर आप कहते हैं मैं 12 से 13 घंटे पढ़ता हूँ। ये आपने नहीं पढ़ा, दैट्स द पॉइंट। आपने पढ़ा ही तो नहीं, आपने सीरियस कितना लिया, दैट्स द पॉइंट। कि आपको समझ कितना है, कंसंट्रेशन कितना था, फोकस कितना था। अभी रिसेंटली मेरा एक एग्जाम था, उस एग्जाम के लिए बच्चे 3 मिनट या 4 से अटेम्प्ट हैं। मैं ये नहीं कहूँगी इट वेंट लाइक अमेजिंगली गुड, क्योंकि बच्चे उसके अपना पूरा 2 साल लगाते हैं, और 2 साल इनका वेट 6 महीने दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने उस एग्जाम को लेकर पढ़ा पूरे 20 दिन। आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे 20 दिन में उससे पहले किसी और एग्जाम में तैयारी कर रही थी। मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है, ये वाला एग्जाम है, और मैं कहीं और जगह तो मैं फिर घर पे आई कि एग्जाम पहले करके देखते हैं। So I literally had 20 days, उन 20 दिनों में काफी सारी चीजें कवर कर ली थी, जिस चीज के लिए बच्चे 6 महीने लगाते हैं। So that's why I'm not gonna say कि it went amazingly good, but yes, it went good साथ ही, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा, मैंने 10 घंटे में पढ़ नहीं सकता, तो सीरियसली पढ़ा, वो मेरे आगे था। उस सीरियसनेस में मैंने जितना एग्जाम दिया, इट वाज वेरी सैटिस्फैक्टरी। तो आप सीरियस होकर कितना पढ़ते हैं? आपको प्रेशर कितने लग रहा है, क्या प्रेशर मान लिया है? पेरेंट्स को भी प्रेशर अपने बच्चे के ऊपर इसलिए लग रहा है क्योंकि पेरेंट्स उसको बार-बार बोल रहे हैं। अगर आप उस चीज को थोड़ा छोड़ दें, इट्स लिटरली नथिंग। 15 चैप्टर करके आप तो आप एक चैप्टर के नॉर्मल कितना टाइम लगाएंगे? Let's be very honest, एक चैप्टर पे अगर आपने 4 दिन लगा के कि हाँ अब ये वाला चैप्टर तो करना ही करना है, एक दिन आपने उसको पूरी प्रैक्टिस किया, एक दिन उसमें जितने डाउट्स आए, जितने भी नई चीजें हैं सोच कर दिया, देयर यू हैव इट। आपको पूरा चैप्टर हो गया था, से गोल बना के चलेंगे, और ये भी आपको पूरा चैप्टर को ऐसा दे रहे हैं कि दिन में हम 8 घंटे में, नो 2 घंटे दीजिए, फिर आप ब्रेक लीजिए, फिर 2 घंटे लीजिए, डन। फिर आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, वो आपका नेक्स्ट डे वही चैप्टर्स को आप फिर से करेंगे, उसकी बैक एक्सरसाइज होगी, उसके क्वेश्चंस हो गए, फिर आप अगला दिन फिर वही उन सारे सब्जेक्ट्स को उठाएंगे, जितने भी डाउट्स हो गए, जितने भी क्वेरीज हो गए। सो दैट्स हाउ यू डू एवरीथिंग। सो इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को आप पूरी प्लान के साथ चलते तो कोई प्रेशर नहीं होता। 8 घंटे पढ़े, 8 घंटे सोए, और 8 घंटे नहीं, और 8 घंटे पढ़ सकते।
तो आपके पास बहुत टाइम बच जाता है काफी सारी चीजें करने के लिए। सो डू नॉट से कि मैं 14 से 16 घंटे पढ़ रहा हूँ और 14 से 16 घंटे बाद बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई 100 में से 100 मार्क्स आने में कोई रोक सकता है। 14 से 16 घंटे में आपने सीरियस होकर कितना पढ़ा, नहीं तो आपके दिमाग और फिर आपके दिमाग में कुछ गया नहीं। तो मेक श्योर कि आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, आप उस चीज को सीरियस ले रहे हैं, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व एवरीथिंग एंड नथिंग विद द प्रेशर। प्रेशर चीजें तभी होती है जब हम प्रेशर उस चीज को बनाते हैं। जो आप बार बार आपको बोलेंगे कि ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज है, बहुत प्रेशर वाली, तो आपके अपने दिमाग को बताएंगे कि भाई ये बहुत ज्यादा प्रेशर देने वाली चीज है, तो बार बार आप अपने आप को ये बताएंगे कि प्रेशर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चे को ये चीज बताइए कि बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा सीरियस चीज है, 10th है, 12th है, बहुत सीरियस चीज है नहीं। उसको सिर्फ नॉर्मली बोलिए कि तेरे पास 365 दिन है, 365 दिनों में अगर 16 से 17 चैप्टर करने के लिए है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो अगर आपके 100 से 100 नंबर आ रहे हैं 365 दिन करके, तो वो भी मेरे पापा कितने 100 बिग थिंग। आपके 100 से 100 नंबर आएंगे, क्या बड़ी बात होगी। आपके पास 365 दिन है चैप्टर्स को करने के लिए। एज अ स्टूडेंट ये आपकी पूरी ड्यूटी बनती है कि आप 100 से 100 नंबर लेकर आए। अगर आप नहीं आए तो आप नहीं समझा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो कोई चीज प्रेशर नहीं होगी अगर आप मानते हैं प्रेशर है, और अगर आप सीरियसनेस के साथ पढ़ेंगे 3 से 4 घंटे पढ़ना भी इज मोर देन इनफ। थैंक यू जानवी, आपने बहुत अच्छे से इसको आंसर किया। और यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं सीरियस, तो बच्चे उसको दूसरी तरीके से सीरियस ले लेते हैं। तो वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ना किसी से बात करना, और बोलते हैं मम्मी मम्मी पापा नहीं मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बहुत सीरियस हूँ अपनी पढ़ाई को लेके। वो किताब लेके बैठे हुए हैं और इतने ज्यादा उनके चेहरे को अगर आप देखोगे तो आप पढ़ सकते हैं कि वो कितना सीरियस है। मतलब वो दूसरे सीरियस हो गए हैं, दूसरी जोन के अंदर चले गए। उनको था कि फोकस, आपका सीरियस का मतलब था कि आप फोकस रहें उन चीजों के ऊपर, पूरा फोकस के साथ में आप पढ़ें। लेकिन वो रियल में जो होते हैं किसी भी चीज को लेके जो चिंतित होते हैं, वो चिंता वाला सीरियसनेस उनके अंदर आ जाता है और उसको लेके पकड़ के वो बैठ जाते हैं। फिर मम्मी पापा को भी लगता है कि बेटा तो बेटी हमारी जो ना इतने घंटे से पढ़ाई कर रही है, ये पढ़ाई को लेके इतनी सीरियस है, इसलिए तो ये रो रही है, इसलिए तो इसको याद नहीं हो रही चीजें, ये पढ़ाई को लेके सीरियस होती है। लास्ट में फिर पेरेंट्स को बोलना पड़ता है बेटा तू मत पढ़, फेल हो जा, तू खुश रहो, ठीक है ना लेकिन तू खुश रहो, ऐसी चीजें पेरेंट्स को बोलनी पड़ती हैं लास्ट के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं है, सेकेंडरी चीज है। सारी चीजें, पढ़ाई, उसकी जॉब, जो भी चीजें होंगी वो सेकेंडरी चीज है। पहला बच्चा खुश रहे घर के अंदर, वही पेरेंट्स चाहते हैं। तो उसके लिए लास्ट में पेरेंट्स को ये तक बोलना पड़ता है बेटा तू नंबर लेके आए ना लेके आए, तू फेल हो जा बेशक, लेकिन तू कम से कम खुश रह लिया कर, ठीक है। तो इस प्रकार के चैलेंजेस मैं काउंसलिंग में देख रहा हूं डे बाय डे जो ना बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के अंदर। वो भी कहां से, 6th क्लास के बच्चे के अंदर से ये चीजें आ रही हैं। वो अपनी पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस है। एक बच्चा मेरे पास 8th क्लास का आता है, वो बोले कि दिन रात बच्ची पढ़ती है, बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेके। अगर इसके एक नंबर कम आ जाते हैं तो उसको लेके रोने लग जाते हैं कि मेरे नंबर कम क्यों आई, मैं तो इतना पढ़ाई कर रही थी, मेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। उसके बाद में फिर मैंने जब बच्ची से पूछा बेटा क्या टेंशन है, सर मेरे को ये टेंशन है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं बोला आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, अभी से आप बोल रहे हो कि मेरे फ्यूचर में मैं क्या कर पाऊंगी, कंपटीशन इतना ज्यादा है, मैं कामयाब हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों के अंदर ओवर थिंकिंग हम कह सकते हैं कि बच्चे कर रहे हैं जानवी। तो इस ओवर थिंकिंग से बच्चों को कैसे बचाया है, हम कैसे बच्चे बच सकते हैं इस ओवर थिंकिंग से? आप जितना ज्यादा चिल लेके पढ़ेंगे और आपका उतना ज्यादा आपके दिमाग में चीजें जाएंगे। आप जितना ज्यादा प्रेशर मान के पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आप प्रेशर लेके जो भी पढ़ते हैं उसके साथ सीरियस होकर पढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज होती है, अगर मार्क्स नहीं है तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा। और जो आपने अभी एग्जाम्पल या प्रिपरेटिंग 8th क्लास के आपके पास कोई देखने वाला ना बाहर जाकर स्टेप के लिए थोड़ा बहुत पत्थर इधर मार के और फिर उसके ऊपर कूद के डू लाइक दैट, डू स्टफ लाइक दैट। और चीजें कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही हैं, 2 नंबर पर भी आप बोल गए, मम्मी पापा थोड़ा सा डांटेंगे, आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ टाइम। क्योंकि आप जब एक कम मार्क्स आते हैं तो मम्मी पापा ने डांटा, टीचर ने डांटा, तो आपके पास कुछ आप पूरा है टॉप फिर लेंगे और आप उस चीज को इतना सीरियस लेंगे, तो आपने जिया क्या। सो जब आप छोटी क्लास में हैं तो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चे को सिखाने में कि चिल रिलैक्स। मेरे पापा कभी भी पेरेंट्स टीचर्स
मीटिंग में गई तो मुझे पता था मेरी बच्ची कितना पढ़ रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो है उसकी नॉलेज कितनी है कितनी नहीं है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग किसी और से उन्हें हमेशा मुझे पापा कहते हैं कि मुझे किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी बच्ची कितना पढ़ रही है या फिर कितना नहीं पढ़ रही है। आई नो मेरी बच्ची कितना काम कर रही है। सो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं उसमें में। सो आप जितना ज्यादा चिल रह के पढ़ेंगे तो आप उतना पढ़िए। और मुझे ये नहीं समझ में आता 8th 9th क्लास के बच्चे के दिमाग में ये कौन डालता कि तुम्हारा फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, सोसाइटी ऐसा हो जाएगा, वो सीरियस हो लेता है इन चीजों का। सो आई थिंक व्हेन यू आर इन स्मॉल फैमिलीज और थोड़ी छोटी फैमिली की बात करूँ तो बड़े भी हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेज, तब जितना ज्यादा सीरियस लेके किसी भी चीज को पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा तो आपके दिमाग नहीं जाएगी चीजें। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप चिल रहकर कितना कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग का होती है दिमाग में हम लोगों के ओपिनियंस पर शुरू करते हैं, पर ये गलती हमारी नहीं है क्योंकि सोसाइटी के ओपिनियंस हमेशा होते हैं कि तेरे 10 में से 2 ही नंबर आए, क्या करेगा, वो होगा। तो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। इट्स ऑल अबाउट यू नो मेंटेनिंग सोसाइटी का ऐसा नहीं है। काफी सारे लोग आपको दूसरी चीजें लगाते ही हैं, तो आप जितना ज्यादा लोगों की बात कंसंट्रेट करेंगे उतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग बढ़ती जाएगी। उसने ये कहा था। तब जब भी आप अपनी बुक खोलेंगे आपके दिमाग में वो सारी चीजें शुरू करेंगे, ये हो जाएगा। तो वो इतने सारे आपके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, हम इस चीज को प्रेशर मानते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए जो लोग बोल रहे हैं डेड पीपल स्पीक, आपको क्या चीज ठीक लगती है आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से सारी चीजें ना प्लानिंग की चलती है कि ये 3 चैप्टर मुझे इस हफ्ते में पूरे करने करके तो आप टारगेट आपका क्या है। फिर लोग जो बोलते हैं आप अपनी टारगेट करेंगे किसी और का बताने मुझे उसने ये काम किया गया तो मुझे ऐसे करना है, या फिर वो किस फील्ड में गया तो मुझे भी उसी फील्ड में जाना है। डोंट डू दैट। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप अपना प्लान बना लीजिए, उस प्लान के ऊपर चले। फिर जो भी कोई कुछ भी कह रहा है उसकी बातों को छोड़िए। अगर आपने अपना टारगेट पूरा कर दिया ग्रेट, अगर आपने अपना टारगेट नहीं किया तो आप दूसरों की बातों को सुन रहे हैं, तो आप दूसरों की बातों को ना सुनकर अपने टारगेट को रहिए। एक काम सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए। पर हाँ, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे कि तेरे पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है या फिर तुम्हें इस चैप्टर में ये चीज छोड़, तो इस क्रिटिसिज्म को जरूर सुनिए कि हाँ यार शायद मैंने इस चैप्टर में चीज छोड़ दी, इसके ऊपर फिर से काम करते हैं। तो उस परफेक्शन के लिए काम कीजिए, उस टाइप की क्रिटिसिज्म को लीजिए। ऐसा नहीं अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, तो अगर तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं दिमाग में जाके क्या करोगे, ऐसा मत कीजिए। अपने स्ट्रक्चर के ऊपर चलिए, अपने प्लान के ऊपर चलिए। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। जानवी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि चिल होकर जितना आप पढ़ाई करेंगे उतनी चीजें आपके जहन में जाएंगी, उतनी चीजें आपको याद रहेंगी, उतना ज्यादा रिटेंशन होगा, उतने बेहतरीन तरीके से आप रिकॉल कर पाएंगे। सेम अभी मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसने अभी यूपीएससी टॉप किया लड़की ने, वो बताती है कि जो स्ट्रक्चर आपने बताया सेम उसी ने बताया था कि मैं 8 घंटे सोती थी, 8 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करती थी, चिल मारती थी और 8 घंटे में पढ़ाई करती थी। ऐसा नहीं कि यूपीएससी के लिए आपको 16-16 घंटे पढ़ने की जरूरत है। मैंने बिल्कुल चिल करके अपनी लाइफ को दोस्तों के साथ घूमने निकल गई, लॉन्ग ड्राइव पे चली गई और 8 घंटे में पढ़ाई करती थी। मैंने अपने स्ट्रक्चर इस प्रकार से किया था, 8 घंटे की नींद मुझे चाहिए, 8 घंटे। दूसरी चीज मैंने देखा जानवी, जो सेम चीज आपने बोली है, मेरे एक फ्रेंड हैं आर्मी के अंदर, आर्मी हेडक्वार्टर में थे, उन्होंने साथ में जो ना प्लानिंग किया कि मुझे रिटायरमेंट लेनी और साथ में एसएससी सीजीएल की जो ना तैयारी स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने चिल रह के पढ़ाई किया। मतलब चिल कैसे, वो सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते थे, रात को 9 बजे आते थे, यानी 13 घंटे की तो उनकी ड्यूटी होती थी। उसके बाद में 1 घंटा वो बच्चों से मतलब फैमिली से बात किया, मम्मी से बात किया, दोस्तों से बात किया, चिल किया और 10 से लेके 1 बजे तक रात को 3 घंटे उन्होंने सिर्फ शेड्यूल किया कि 3 घंटे मेरे को पढ़ना है और चिल होके विदाउट किसी बर्डन के, विदाउट किसी चिंता के उन्होंने पढ़ाई किया। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो बच्चे, जैसे आपने बताया कि 2-2 साल से 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इवन एक्स सर्विसमैन का कोटो को छोड़ के जो जर्नल बच्चे का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होता है, वहां पे उसने जो ना ऑक्यूपाई कर लिया उस सीट को और अपनी जो उसके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की थी और जो डिस्ट्रिक्ट उसको चाहिए था वही डिस्ट्रिक्ट उसको मिल गया। दूसरी तरफ मैंने देखा 1-2-3 साल पहले रिटायर हुआ, कंटिन्यू वो पढ़ाई कर रहा है। उसको इतनी टेंशन है कि अगर उससे मैं फोन भी करता हूं तो एक ही बात बोलता है, सर मेरी पढ़ाई का टाइम है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरी क्लास चल रही है, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूं? बोला 10-12 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूं। और 10-12 घंटे पढ़ाई करने के बाद में भी 3 साल के बाद में उनका सिलेक्शन तो हुआ सीजीएल में, लेकिन कहां पे हुआ? जो उस दोस्त ने 6 महीने में हासिल किया उससे कई गुना नीचे रैंक उसको मिला उसके अंदर। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है जानवी जो आपने बोली कि अगर एक स्टूडेंट चिल करके पढ़ाई करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। और आपने भी देखा होगा आपकी लाइफ में
और बाकी भी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को अगर देखेंगे तो उनको पता चलेगा उनके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चिल करते हैं, मजे करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, मजे से पढ़ाई करते हैं। और वो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल किताबी कीड़ा बन के जो लगातार पूरा सीरियसनेस के साथ में पढ़ता है, इतना टेंशन लेता है, उसके नंबर कम आते हैं। वो पूरे फन भी करता अपनी लाइफ के अंदर, मस्ती भी करता, वो बहुत अच्छा जो ना टॉप करता अपनी लाइफ के अंदर। तो आज हमें यहाँ से एक चीज मिल रही है कि दोस्तों पढ़ाई को अपने फन लेना पड़ेगा और प्रेशर जैसी कोई चीज नहीं होती जब तक आप उसको प्रेशर ना माने। अगर आप मानेंगे तो वो प्रेशर है, नहीं तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो आपके लिए इजी चीज हो सकती है। तो आप फन पढ़ाई के अंदर अगर ढूंढेंगे तो फन आपको नजर आएगा और चिल होकर आप पढ़ाई करेंगे तो जानवी ने हमें बताया कि आगे बढ़ेंगे। तो जानवी मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी कम उम्र के अंदर आपने, जैसे मुझे पता है कि इतनी कम उम्र में आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, तो ये प्रेरणा आपको कहां से मिली, कैसे मिली? और क्या बाकी स्टूडेंट्स हैं जो आज सिर्फ एक बार सिलेबस, जैसे आपने बताया कि 16 चैप्टर होते हैं एक किताब के अंदर, 365 दिन होते हैं, उसके लिए वो टेंशन लेके बैठ जाता है कि मेरा हुआ नहीं कंप्लीट, मैं कैसे करूंगा, मेरा काम इतना हो रखा है, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा ट्यूशन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपने एक साल में इतनी सारी स्टडी आपने किया है, डबल क्लासेस कंप्लीट किया और आई थिंक 13 साल में आपने 12th कर लिया था। वो तो 12 साल में 12th करनी थी आपने, लेकिन किसी कारणवश आपको परमिशन नहीं मिली, बोर्ड की परमिशन डिले हो गई। तो क्या ये बाकी स्टूडेंट कर सकते हैं जो आपने किया है, और ये आपने कैसे किया वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होता कि जो चीज मैंने करी वो कोई और नहीं कर सकता। कोई भी इसे कर सकता है when you follow the right plan and right structures। जब मैं 13 साल की थी, जब मैंने अपनी 12th कर ली थी, तो क्या होता था, मैं एक साल में 2 क्लासेस करती थी। तो पापा और मैं चार्ट बनाते थे। उस चार्ट में क्या होता था कि हाँ, साइंस के 12 चैप्टर्स पूरे, मैथ्स के 13 चैप्टर, लेकिन सोशल साइंस के कुछ चैप्टर्स। तो हम ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स दिख रहे थे चार्ट में, और उस चार्ट में हम क्या करते थे कि हाँ, ये वाला चैप्टर है, ये इतने से इतने पेज का है, मतलब ये वाला चैप्टर छोटा है, तो उस चैप्टर पे 2 दिन या फिर 3 दिन, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें 4 से 5 दिन, ठीक है। तो उस चैप्टर में क्या होता था कि ये नहीं होता था आपने पूरी मैथ एक्सरसाइज याद कर ली और ये चैप्टर नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट हर जगह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर वो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, उस चैप्टर में से पॉइंट आपको क्लियर है, तो उस चैप्टर पे आगे हमने टिक लगा दिया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ऐसे हम टारगेट बनाते थे कि ठीक है, कितने दिनों में हो जाएगा, फिर एक दिनों में हो जाएगा। तो हम 6 महीने में मैं एक क्लास करती थी, फिर अगली क्लास में आई टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिलेबस के लिए। इस सिलेबस, इस क्लास का सिलेबस है और ये इसका पूरा चार्ट है, तो इस चैप्टर को इतने देते थे, इस चैप्टर को देते थे। तो चीज ये है, काफी सारे लोग ये भी कहते थे इतने उम्र में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स कैसे। अगर मैं सोच लेती कि हाँ, इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स कैसे, तो वो वैसे डेफिनेटली नहीं होते। एंड आई थिंक मैं छोटी थी इसलिए कभी मैंने सोचा कि इन चीजों के बारे में बताते क्या काम है, करना है, डन, काम करके छुट्टी। तो मैं ज्यादा सोचती थी कि हाँ, मैं छोटी हूँ, मुझे इतना बड़ा करना पड़ रहा है। नहीं, मैं छोटी थी इसलिए कभी मैंने सोचा भी नहीं कि इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं है। एंड स्टिल द सेम वाज फॉर मी। अभी भी यही सेम चीज है कि अभी भी मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि हाँ, अभी इतना बड़ा काम करना है, अभी 3-4 चीजों में मैनेज करना है। अब इस चीज को आप नेगेटिव लेके क्या कर सकते हैं? You can just approach it very positively. You can approach it from a very chill outlook. So how do you approach it very negatively? So the same thing I used to do when I used to do classes. तो आप भी डेफिनेटली काम भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि आप प्लान क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका प्लान क्या है, उस चीज के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं, सो एवरीथिंग इज वेरी गुड और आप आराम से कर सकते हैं, बिना किसी प्रेशर के। क्योंकि अगेन कि आपका अगर 10 पेजेस का चैप्टर है, तो 10 पेजेस का चैप्टर 3 दिन में डाल दी, 3 चैप्टर और 3 पेजेस में 3 पेजेस। That's how you do everything. So 10 pages का chapter 3 दिन is not a big thing. So this is how I do it with some classes. और हम लोग ये मेरी परमिशन नहीं करती थी because I was very small. फिर उसके बाद CBSE ने मेरी परमिशन नहीं दी because मैंने 10th मैंने HBSE से की, फिर CBSE से मैंने अपनी 12th करी। Then at that time कुछ टाइम लोग मुझे chapter शुरू कर दिया था. So that became a real reason for me to have the permission and sit for my exams. Anyone can do it. Very able to, anyone can do it.
तो जानवी, जैसे आपने एक साल में 2 क्लासेस किया और आपने मास्टर आपकी कंप्लीट कर ली है इंग्लिश के अंदर, वो भी फोनेटिक के अंदर आप जो ना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कई बार ऐसा हमारे व्यूअर्स के मन में आता है कि भाई ये बच्ची तो इतनी इंटेलिजेंट है, ये तो गॉड गिफ्टेड है, परमात्मा ने इनको जो ना ये चीजें दी हुई हैं, हर किसी बच्चे के साथ में ऐसा नहीं होता। जो आपकी बातों से मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे का माइंडसेट, कि अगर उसका माइंडसेट है तो वो कर लेगा। दूसरा, उसके लिमिट अगर उसने बना के रखी है, वो बाहर की कोई लिमिट नहीं है, खुद से ही उसने लिमिट बना के रखी हुई है, अपनी माइंड को बांध के रखा हुआ कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूं, ये इजी है, ये टफ है। तो उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसके माइंडसेट की वजह से हैं। अगर वो अपने लिमिटेशंस को तोड़ देता, अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट के अंदर डेवलप कर लेता है, पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, तो आई थिंक कि वो एवरीथिंग जो ना अचीव कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर, जैसे जैसे आगे बढ़ना चाहे। तो जानवी, एक क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि आप इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी सीरियस है, आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी भी आप लगातार लगे हुए हैं, हार्वर्ड के ऊपर आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं और कई सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर आपने के रिसर्च पेपर लिख के भेजे हैं, जबकि उसके लिए बहुत सारे गाइड की जरूरत होती है। विदाउट गाइड के आपने ये सारी चीजें कर दिया है। तो कई बार हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या जानवी बाकी बच्चे जो चिल करते हैं, अपनी मस्ती करते हैं, कभी ठेले के ऊपर खड़े होकर गोलगप्पे खाना, कभी पिज्जा खाना, तो इस प्रकार की मस्तियां क्या जानवी करती है या वो बिल्कुल सीरियस अपनी लाइफ को जी रही है? अंकल जी, आपको तो पता है क्योंकि पापा बताते रहते हैं आपको, जानते हैं सारे काम करते हैं। मैं पढ़ रही हूँ तो ठीक है, पर एट द सेम टाइम मेरे साथ ये है कि मुझे जो मुझे 2 आवाज आ रही है, आप आवाज करना ओके। तो मेरे पापा भी यही सारे मम्मी पापा यही कहते थे उल्टा उल्टी चीजें खिलवा लो, इससे ये करवा लो, वो करवा लो। सो जान के डज ऑल प्लीज गोलगप्पे खाना, पिज्जा खाना। और जब भी मैं बाहर कहीं जाती हूँ, पापा खिलाना आगे अपने 29 पे वही खाना है। So yes, I do all of those things, मस्ती करना, chill करना, I do that. When I look for the library, मैं सबको छेड़ती रहती हूँ, I annoy people and all of that stuff. So I do all of those things. अभी भी मम्मी पापा says all of the same things. जो कब पता नहीं कब बड़ी होगी, अभी भी बच्चों वाले ये हैं वो हैं. So yes, just like everyone does, I do the same things. You know, I'm not like very different. Just the thing is कि मैं किस तरीके से, अगर मुझे इंग्लिश में कोई नया एक्सेंट सीखना है तो मैं उस चीज को अपना सीरियस लेकर कर रही हूँ। पर उसके अलावा जितनी सारी चीजें हैं, मैं उन चीजों को, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक्सेंट सीखना भी है तो मैं पिज्जा खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, तो उन चीजों को मैं उसके एक्सेंट में बोलना शुरू कर देती हूँ, वो कितनी बात है। तो हर चीज में क्या कर रहे हैं, हर चीज में फन किस तरीके से ढूंढ रहे हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, काफी सारे बच्चे नेटफ्लिक्स देखते हैं और उनको ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो गया, मैं उसी चीज को बड़ा अपना टाइम कंज्यूमिंग मानती हूँ क्योंकि मैं जापानीज तो मैं पूरी सीरीज एक जापानीज में देख लेती हूँ कि हाँ अभी 1 घंटा आज देखता, कल देखता। सो उस पूरी सीरीज को जापानीज में देख के फिर से उसे देखना, तो मेरी लैंग्वेज भी कमाल होगी, साथ ही साथ सीरीज भी देखेंगे। सो आप चीजें जितना फन ढूंढ रहे हैं तो आपके ऊपर बात है। और अगर आप चीज नहीं तो सीखने तो ना आपने फन किया, ना आप सीख पाए, ना कुछ हैपेंड। पर अगर आप उस चीज को चिलो कर रहे हैं तो मैंने अपना फन भी कर लिया, एट द सेम टाइम मैंने सीख लिया। सो आप सारी चीजों को इकट्ठा लेते हैं, आप पढ़ाई को फन मान के आप फन में पढ़ाई ढूंढ रहे हैं, द सेम थिंग। सो यस, आई डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। फैमिली के साथ खेलना, फैमिली मैनेजमेंट सिस्टम, फैमिली के साथ खेलना, बच्चों को परेशान करना, मम्मी पापा को काफी ज्यादा परेशान करना। कभी कभी मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ तो सुना दो, कोई बात सुना दो बढ़िया सी। फिर मेरे पापा कहते हैं कि लड़की परेशान करके रखती है, फिर मेरे को साथ में हो जाती है, तू ना सोने दियो, तू ये ना करने दो। So yeah, I know all of those things. I know people a lot. Everyone's like, you're literally never gonna grow up. Even my own friends, they say, "Here is Janvi, ये पता तेरा किसने देख लिया ना? Nobody is gonna appreciate you. Everyone is gonna be annoyed." So that's what their opinion is of me. So yeah, I do all of those things. I know कि मुझे करना क्या है, I know मुझे किस तरीके से करना है। काफी सारी टाइम मैंने कभी सोचा कि ना ये चीज कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। But at the end of the day, I find a way कि हाँ, that's how I do stuff. I really said I want to do things that really child out there.
जानवी, आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इतनी कम उम्र में आपने इतनी सारी पढ़ाई कर लिया, 9 एक्सेंट आप बोलते हैं, और उसके साथ साथ में भी आज आपके पास में पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरे विश्व से कॉल आते हैं पापा के पास में कि आपकी बेटी को आप हमारे स्टेज शेयरिंग, हम चाहते हैं कि स्टेज शेयरिंग करवाना चाहते हैं बेटी के साथ में, उनके एक्सपीरियंस ताकि बच्चों को मिले, जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, उनको वो 1 साल का सिलेबस इतना हैवी लगता है और यहाँ जानवी ने ये किया है। तो आप इन सारी चीजों को कैसे मैनेज कर लेते हो कि आपकी एक तरफ पढ़ाई चल रही है, आपकी मास्टर डिग्री चल रही है, दूसरी तरफ आप कभी विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम में होते, कभी संदीप महेश्वरी के प्रोग्राम में होते हो, और साथ में पापा भी आपके लिए टाइम मैनेज करते हैं, निकालते हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज करते हैं आप? इस बारे में मैंने बहुत ऑनेस्टली बताऊं, ज्यादा सोचा नहीं कि ये किस तरीके से मैनेज होगा या फिर इसके साथ साथ आप ये मैनेज करना है। जो चीज आती है वो चीज करते हैं कि ठीक है, अगर मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते ये कॉल आ गया कि प्रोग्राम में या फिर कोई इंटरव्यू है, ठीक है कर लेते हैं, और वो चीज जो हम टाइम पे पढ़ रहे थे वो चीज थोड़ा सा बाद में उससे मैनेज जाएगी। पर डेली क्या करती हूँ मैं अपने हाथ में बनाती हूँ कि आज ये वाला काम जो है खत्म होना चाहिए। अब चाहे बीच में इंटरव्यू आए, चाहे कहीं पे जाना पड़े, कुछ हो, पर ये काम तो करना ही करना है। अगर मुझे पता है कि कल मुझे आसाम निकलना है, आसाम के लिए मेरा एक प्रोग्राम है, 2 दिन आगे लग जाएंगे, तो उस 2 दिन को मैं ऑलरेडी कवर अप करने के लिए आज ही कुछ ऐसा करूंगी ताकि मेरे 2 दिन वेस्ट ना जाए। सो द थिंग इज कि अगर आप एक टारगेट बना के चलते हैं कि इस हफ्ते में मुझे ये काम करना है, इस हफ्ते में मुझे ये काम नहीं करने हैं, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई मैनेज करते हैं। सो द थिंग इज कि आप टारगेट क्या बनाते हैं, कि आप अपने टारगेट इस तरीके से बनाइए कि हाँ ये 3 चैप्टर, एक तो ये होता है हमें सुबह 5 बजे उठना है, 5 से 7 वो वाला टाइम टेबल टारगेट बना के चलोगे, आप टाइम टेबल को भी अपने आप फॉलो करेंगे क्योंकि आपके पास एक टारगेट या प्लान है। सो दिस इज द सेम थिंग दैट आई फॉलो कि अगर मेरा कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मेरा जितना भी टाइम जाएगा उसको मैं पहले मैनेज कर देती हूँ कि हाँ इसमें इतना टाइम लगेगा, सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। तो आपको अपने प्लान से ज्यादा, मतलब आपसे ज्यादा आपके पास लोड नहीं चाहिए कि आप कितने टाइम में कितना कर सकते हैं। एंड द सेम गोज फॉर मी, मुझे पता है मैं कितने टाइम में कितना कर सकती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई डू एवरीथिंग। सो आई मैनेज एवरीथिंग। एक टारगेट मैं बनाती हूँ, ये टारगेट मुझे बनाने का करना है, एंड फिनिश दैट टारगेट। तो जानवी, हम ये जानना चाहेंगे अभी तक आपकी लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है वो क्या है और उससे आप कैसे बाहर निकले? आई थिंक ऐसा कोई चैलेंज, मतलब मैं इतना बड़ा चैलेंज एक चैलेंज ड्रीम था कि एक्सेल सीखना है, इसमें सिखाएगा कहाँ से सिखाएगा। हम काफी सारे कोई भी सैटरडे सीखते हैं, सिखाते नहीं थे ब्रिटिश एक्सेंट, जब नाम भी कहीं बैठे हुए थे और अभी सेम चीज है ऑस्ट्रेलियन। तो हम ऐसी जगह पर काफी गए। सबसे बड़ा चैलेंज सिखाएगा, मैंने आपसे सीखा ऑनलाइन और फिर धीरे-धीरे क्लासेस शुरू करें, फोनेटिक्स शुरू किया, हर एक्सेंट के डिक्शनरीज में से फोनेटिक्स देखते हैं, इस फोनेटिक का क्या मतलब हो सकता है, तो वो सारी चीजें। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि हमारे पास टीचर की काफी कमी थी, और उसी वजह से ताकि आजकल के जो बच्चे होंगे टीचर की कमी ना पड़े यहाँ से रिलेटेड, इसलिए मैं अपने खुद की यूट्यूब चैनल पर सिखाती हूँ, अपनी ऐप पर सिखाती हूँ। एंड सेम चीज मेरे साथ होगी कि मैं आगे जाके मैं बच्चों को ही सिखाना पसंद करूंगी कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी तो कोई और फेस ना करें, क्योंकि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश आपको हर जगह एज देती है, और जब आपको एक्सेंट भी आ जाता है तो बीपीओ स्कूल सेंटर से बाहर जाके रिक्रूटिंग कंपनीज सारे सब्जेक्ट सारे फील्ड्स में आपको मदद मिलती है। सो आई थिंक जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स एट द सेम इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये मेरे साथ कि मुझे कौन सिखाएगा, सो आई लर्न टू बाय माय सेल्फ। सो यस, दैट वाज द मेन चैलेंज। अदर देन कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, फिर हैप्पी कुछ तो ऐसे चैलेंजेस काफी सारे आते हैं, बट उनको ओवरकम करने में काफी मजा आता है कि ठीक है अब ये एक और चीज आ गई, इसमें ऑल फन एंड गेम्स, ओवरकम करते हैं। तो जानवी, अभी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? जैसे आपने बताया कि हम टारगेट बना के काम करते हैं, जो लाइफ का मेन विजन है, टारगेट है, वो क्या है? आप हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? आपका जैसे आपने बता ही दिया यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनको ये चैलेंजेस है, जो आपने अपने लाइफ के अंदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, वो बाकी स्टूडेंट्स को ना पड़े, तो और क्या आपका मेन एम है जिसको लेकर आप हिंदुस्तान के लिए बेटरमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं? क्या आपका विजन हम जान सकते हैं कि किस विजन को लेकर आप काम कर रहे हैं?
हाँ जी, मेरा मेन विजन यही रहता है at the end of the day कि बच्चों को मतलब मैं कुछ सिखा सकती हूँ एट द सेम टाइम एक्सेंट्स हो गए, तो मैं सिखाना चाहती हूँ। एंड जो प्रॉब्लम्स मेरे पास आई, टीचर ना होना, कोचिंग इंस्टीट्यूट ना होना, वो किसी को फेस ना करना पड़े। और मैं इंडिया की आई डेफिनेटली से कि इंडिया की जीडीपी का आल्सो इन द सेम वे, कैसे कि अगर मैं अपना कुछ करती हूँ लोगों को सिखाने के लिए, सो आई डेफिनेटली नीड हेल्प फ्रॉम पीपल, तो लोग आएंगे। सो वही काम है कि नौकरी ले लो मत, नौकरी देने वाला काम करो, क्योंकि हमारे इंडिया की जीडीपी अभी जो है वो घटती हुई आई है, बढ़ती भी है बीच में डेफिनेटली रहा, पर बढ़ती है काफी कम रेट में बढ़ती है। सो आई डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जीडीपी एंड एट द सेम टाइम आई आल्सो वांट कि लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, टीचर नहीं मिल रहा, ट्रेन बेचारी, एक्सीडेंट्स बेचारे, उस चीज में मैं हेल्प करूँ। सो दैट इज व्हाट माय मेन गोल इज। ग्रेट जानवी की आपका मिशन अच्छा है कि आप चाहते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं आगे बढ़ते हैं, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कोई ऑफिसर बनता है, लेकिन उनकी जो एक्सेंट है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो जानवी, हम एक बार आपके थोड़े से जो एक्सेंट आपने सीखे हैं उसको सुनना चाहेंगे व्यूवर्स की। इतनी फास्ट आप बोलते हैं, इतनी स्पीड में आप बोलते हैं अलग अलग एक्सेंट को, और उसके बाद में मैं सिर्फ 2 मिनट और आपका लेना चाहूंगा कि आप इंग्लिश के सॉन्ग्स मैंने सुने हैं, इतने जबरदस्त तरीके से आप गाते हैं, तो एक छोटा सा सॉन्ग आपका हो जाए 2-4 लाइन का जो आपको आता है, और दो आपके जो एक्सेंट आप बोलते हो किस किस के अंदर आपकी मास्टरी है, कौन कौन से कोर्सेज आपकी ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, कौन से आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर कोई बच्चा, जैसे मेरे पास में भी बहुत सारे कॉल आते हैं, तो बोलते हैं कि हमें जानवी से पर्सनल कोचिंग चाहिए, हमारे बच्चों को हम बनाना चाहते हैं, वहां पे भेजना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को जानवी जैसा कैसे बना सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके ऐप के माध्यम से वो चीजें आपने अवेलेबल करके रखी हुई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। यस, मेरी एक ऐप है लर्न विद जानवी के नाम से, और इसमें ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट दोनों की वीडियोस हैं। एक्सेंट मतलब कि ये नहीं कि ऊपर ऊपर के जितने भी साउंड होंगे, हर एक डिप्थोंग, हर एक मोनोथोंग, और साथ ही साथ साउंड हो गया, और जितने भी नए टाइप के साउंड्स होते हैं वो सारे साउंड उसमें कवर करता है। विद एवरी एग्जांपल साउंड आपको किस किस वर्ड में, किस किस सिचुएशन में कहाँ कहाँ मिल सकते हो और कहाँ कहाँ पे आप उन्हें प्रोनाउंस करेंगे, योर एग्जांपल्स। पर द थिंग इज कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। सो देयर इज ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट, एंड एट द सेम टाइम देयर आर इंग्लिश वर्ड, बिल्कुल जो लोग स्क्रैच से शुरू करते हैं, सो बेसिक इंग्लिश, इंटरमीडिएट इंग्लिश एंड एडवांस्ड इंग्लिश। हल्का सा उसमें ग्रामर का पोर्शन आएगा, क्योंकि हल्का सा ग्रामर का ये पता होना आपका फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, सिर्फ इतना, ये नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट ये क्या है, वो क्या है, नॉट ऑल ऑफ दीस थिंग्स, पर इतना कि हाँ फ्यूचर ये है, पास्ट ये है, दैट्स इट। तो हल्का सा वो वाला पोर्शन, इंटरमीडिएट और फिर एडवांस्ड इंग्लिश, and at the same time basic French, Spanish and Japanese, because I speak all of those languages and I'm still learning Spanish, so I'm also working on the same thing. So yeah, and साथ ही साथ I speak 9 different accents which are British. So starting with the British accent first, with I'd like to thank you very much for having me over here and for knowing about my journey and for making it known to the people out there. American accent. Surinder Uncle, I'd like to thank you for having me over here in the morning. I just like to thank you for making my journey known to the public out there. RP, the pronunciation. We're going to put down to the accent. I felt like, okay, this is the British accent, but it's kind of different from the standard BBC, because, you know, it came in the 90s with Britain, like, to be a very interesting accent, posh accent. So when I first started running posh accent, it was kind of like a Queen's English, you know, giving you like standard BBC, but all the other different, given all of the phonetics now when I first started learning all this, okay, like, these are the differences. So that's how I did the British accent, Russian. So I thought this accent was very, very interesting, because, you know, Russian accent, and you give your R and D's. So it just made it very interesting to learn, and I think this was one of the most easiest accents to learn as well. No hope. And what's up, mate? Like, I was thinking at first, Matt, like, okay, this accent, it kind of sounds like you just have to speak a lot better, and this is just all you have to do with this accent, but it was kind of a little different, given with all of the other British accents, that I all of a sudden think, you know, oh, it's another accent of British. Like, how many accents do people have got? Like, when I started learning this accent, it's just... Like, have you been over there? And when I first started learning this, I was like, hey there, Batman.
The first one that I learned, and the first, I can say the sentence I learned from Cockney accent. I think this was pretty interesting. You just have to drop your H's and you do not have to speak like that, but it's normal as. And this is what I focused on while learning this accent, Canadian. Great, so I think this accent pretty much matches up the American accent, given, you know, the geographical, how much these people match with each other. But I think definitely there are a lot of differences as well, like very slight differences. So yes, there those are. And it also matches with a little bit of the Scottish accent as well. French, Salut, Change, Ladies, Neva, and say beaucoup. And Japanese, Konnichiwa, Konnichiwa, Spanish, learning. Hola, muchas gracias, and muchas gracias, and como estás, Janvi? And Hindi, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हिंदी आपका धन्यवाद. बाकी लोग ना जो भी काम कर रहे हैं, आराम से सारे काम फोन में कर सकते हैं. So I wish you all the best. Thank you so much. और गाने की जहाँ तक बात है, so yes, I do love singing. So मैं रैप काफी ज़्यादा करती हूँ. So एक रैप ही मैं छोटा सा गाना हूँ. Pull up in the Mazda automobile gangster with a bad bitch that came to chew one card. Yeah, maybe that's on that color with the one card. Could be the king of watch the pretty podcast. First things first, I'll eat your brains. Then I'ma start rocking roll teeth and bangs. Cause that's what a motherfucking monster do. They're just up on the line with the monster shoe. Monster just fucking hate the monster. Young money with the rocks and the rocks that do. And I fall in the bank with the fun face and the fake. I noticed that my money. So let me get this straight. Wait, I know okay, but my pictures and my shows 10 times a day. But you can't for a verse, no album out. And the money's so tall that the mouth is that a climate. Out of that manner can climb it, find it. Tony has a whole that you want it. They came up to you when I find it. How they make us so one track minded. But really, I don't hear that anything. Hey, forget Bob. Application. Right? She got a dog, but I'm trying to give cheesecake. And I think Brad, which is a tap plate, to kill him with a power where it's some Monday. Besides me, they can't stand beside me. I think man, there should be an ash body thing. Pink white big cat, give him a big flash. I think big cake cash, but I'm big fat. But if you want to just so, this is what we went for. What? I'm a monster. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानवी कि आपने हमारे साथ में इतना कीमती समय आपने दिया है और पूरी श्री कृष्णा मानस शक्ति केंद्र की टीम आपका दिल की गहराइयों से जो ना धन्यवाद करती है और हम इस मंच के माध्यम से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी आपके टारगेट हैं, जो आपका सपना है, वो बहुत ही जल्दी जो ना पूरा हो और आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी जो ना प्राप्त करें। और एक चीज और जानवी हमारे समाज में हमें देखने को मिल रही है कि आजकल फॉरेन का बहुत जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है। लोग जो ना आईलेट्स के लिए आईलेट्स करके बाहर जाते हैं और जो विदाउट आईलेट्स के हाँ, और वहां पे फिर वो पकड़े जाते हैं और उसके साथ में पूरा उनका पैसा भी चला जाता है। अगर सही तरीके से यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जानवी जो नॉलेज आपके पास में है तो क्या आप आईलेट्स के अंदर भी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं? उसका कोई ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्सेज आपने बनाए हुए हैं कि उसके अंदर सपोर्ट मिल सके बच्चों को कि वहां पे अगर वो जा रहे हैं तो आईलेट्स अगर करके बच्चा जाता है तो उसके काफी सारे पैसे भी रिड्यूस हो जाते हैं। जो वैसे विदाउट आईलेट्स के जाते हैं तो उनको काफी मनी वहां पे देनी पड़ती है जानवी। तो क्या इसमें आप हेल्प कर सकते हैं बच्चों की? जी मेरी ऐप पर मैं पहले बताना भूल गई, मेरी ऐप पर आईएलटीएस का कोर्स भी अवेलेबल है। उसमें सारे रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग के सारे सेक्शंस कवर्ड है। एंड एट द सेम टाइम मैं अभी लाइव क्लासेस भी शुरू करके जा रही हूँ क्योंकि आईएलटीएस में अगर आप जितना लाइव इंटरेक्शन रखते हैं बेटर होता है। तो अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, अब जैसे मैं एग्जाम से फ्री हुई तो पापा के पास डेली काफी सारी फ्रेंड्स आती हैं। तो पापा के पास डेली काफी सारी फ्रेंड्स आती हैं कि हमें भी आईएलटीएस करना है, फिर पापा जाना है। तो यस, आई डेफिनेटली बी अप फॉर आईएलटीएस लाइव क्लासेस। अभी के लिए रिकॉर्डेड क्लास पूरा अवेलेबल है मेरी ऐप, और उस ऐप पर सारे सेक्शन उसमें डिस्कस्ड हैं, क्या क्या है सेक्शन आएगा, फिर एग्जाम्पल्स, किस रीडिंग सेक्शन को आप किस तरीके से करेंगे। सो एवरीथिंग इज ओवर देयर एंड इसके साथ साथ मैं आज सारी लाइव क्लासेस सो आई पोस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल same time social media पर ध्यान posting है कि लाइव क्लासेस शुरू हो चुके हैं। That is going to be very soon in like 3 to 4 days. And yes, IELTS classes are definitely क्योंकि मैं अपना already IELTS हो चुका है। I've scored 8.5. So yes, I've already done those, and I'll be more than happy to help people in their IELTS exam, and I'll be up for live classes very soon.
थैंक यू जानवी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आईलेट्स के लिए भी हमारे देश के जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करने वाली हैं और बहुत जल्दी आपने ऑलरेडी कोर्स भी बना के रखा है। तो जानवी, एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन आता है आम व्यक्ति के मन में कि जानवी इतनी बड़ी स्टार है, एक सेलिब्रिटी है, तो इसके कोर्सेज तो लाखों के अंदर होंगे जैसे ट्रेनर बेच रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि एक आम व्यक्ति भी सरवाइव कर पाए, आपके कोर्सेज को ले पाए? यस डेफिनेटली ऐसा ही है, क्योंकि हमने कोर्सेज डिजाइन करे हैं कि उसको हर से अवेलेबल हो सके, और लाखों तो बहुत बड़ी चीज होगी। का कोर्सेज जितने आप नॉर्मली इंस्टीट्यूट पर देते हैं, जितने आप हर किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट पर देते हैं, उनकी प्राइस उससे कम है, और उससे कम होने के साथ साथ हर दूसरे पे कोई ना कोई ऑफर आ जाता है, नया ऑफर। सो उसके साथ डिस्काउंट फिर और कम हो जाते हैं प्राइसेस। सो आई थिंक प्राइस रेट्स में जब आप अपने नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स पर देते हैं, और काफी सारे कोर्सेज में तो कम भी है प्राइस, पर एट द सेम टाइम काफी सारे लोग ये जान भी आप पैसे एक बात करना चाहूंगी, तो उससे काफी सारी मेहनत करती है मेरी भी, और साथ ही साथ जो टीम थोड़ा बहुत डेडिकेट करती है, और रिकॉर्डिंग कर लिया उन कोर्सेज के साथ ही साथ उनको पीपीटी तैयार करना और सारी चीजें करना, उसको टाइम लगता है, मेहनत करती है। तो उस चीज के लिए आई एम स्टूडेंट एज वेल, एंड आई एम डेफिनेटली गोना टेक सम फाइनेंशियल बट बाहर जाके पढ़ाई। बट मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि इसके कोर्सेज जो है वो बहुत हाई फाई बहुत हाई फाई नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स पे आपको प्राइसेस होते हैं उससे भी कम है, और फिर ऑफर आ जाते हैं, डिस्काउंट्स आ जाते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट, आई मेड इट प्रीटी अवेलेबल कि हर किसी को इसका एक्सेस मिले, और हर कोई अपनी हेल्प, हर किसी की हेल्प कर पाऊँ, इसके they can do it and learn whatever they want to। तो थैंक यू जानवी, आपके प्राइजेस भी जो ना बाकी से बहुत सस्ते हैं, और जो आपने बताया जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप फ्री में क्यों नहीं देते हैं, देखिए जब हम शादी के अंदर जाते हैं, भोजन लेते हैं, अपनी प्लेट के अंदर खाना डाला, तो बहुत सारे व्यक्ति आपने देखा होगा कि उसको डाल देते हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं लगा हुआ उसके अंदर। जब हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, अगर कोई उसके अंदर बच जाता है तो हम क्या बोलते हैं वेटर को बुला के, किसे पैक कर दीजिए, हम घर पे लेके जाते हैं। यानी कि वहां पे वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप फ्री में चीजें देंगे तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, उसको ले नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा अगर कोई किताब हमारे को किसी ने फ्री में दे दिया है तो हम उसको पढ़ ही नहीं पाते, लेकिन अगर वही किताब अगर हमने पैसे देके खरीदी हुई है तो हम डेफिनेटली उसको पढ़ते हैं कि मेरा इतना इन्वेस्ट इसके ऊपर हुआ है, इस किताब के ऊपर। तो आप रखिए, कोर्सेज की फीस रखिए, ये बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, लोग फिर उसकी कदर नहीं करेंगे। तो ये एक नॉमिनल चार्जेस आपने रखे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सुबह सुबह हमारे साथ में आए, और बहुत ही जल्दी आप भी अपने सारे टारगेट को अचीव करेंगे। हमारी पूरी टीम, श्री कृष्णा मानस शक्ति केंद्र की टीम, आपके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशी, सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, आनंद, धन दौलत, प्रचुर अवसर आपके जीवन में बढ़ते रहें, और आपका जो लक्ष्य है हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, गांव का हर एक बच्चा आपकी तरह इंग्लिश बोले, वो सपना बहुत जल्दी साकार हो। 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ में से मुश्किल से मैं ये बोलूंगा 10 लोग भी आपके जैसे नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बोलते हैं। तो आपका ये जो टारगेट 140 करोड़ को तो इस तरीके से तैयार करना है कि उसकी उम्र का कितनी भी उम्र है, 70 की उम्र है, 90 की उम्र है, वो किसी भी उम्र का है, तो जानवी की तरह इंग्लिश बोलना सीख सकता है। अगर जानवी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, जानवी के कोर्सेज को फॉलो करते हैं, तो वो सीख सकता है। और जब इंग्लिश सीख जाता है तो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसको अच्छा लगता है। और जब आप एक चीज में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो दूसरी चीज में भी आपका कामयाब होना आसान हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जानवी, आपने अपने कीमती समय को हमारे साथ में दिया है। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशियां हमेशा बढ़ती रहें और अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर जानवी, आपसे बात करके। थैंक यू, बाय।